हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ चैनल। तो लास्ट टाइम जब हमने बात की थी तब मैंने बताया था, मतलब लास्ट टाइम क्या, मैं पिछले काफ़ी टाइम से बता रहा हूँ कि आने वाले टाइम में मार्केट गिर सकती है, 21,000 आएगा। और ये पहले भी बताया था मैंने। अगर आप मेरे पिछले 1 साल के वीडियोस देखोगे, मतलब लास्ट ईयर मई में मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए थे, तब मैंने बताया था कि चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट एक बार 21,000 और 22,000 के रेंज में आए। उसके पीछे रीज़न ये दिया था मैंने, क्योंकि अगर सपोज़ देखो तो मार्केट यहाँ से लेते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर मार्केट देखें तो कंटिन्यू बुलिश ट्रेंड में था, ठीक है। फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, ठीक है। एक छोटी सी रिकवरी आई मार्केट में, फिर ये कंटिन्यू हो गया। तो जब ये मार्केट इस जोन में था तब मैंने बताया था कि चांसेस हैं कि अगर इस लेवल को ये ब्रेक करता है फिर 28,000, 30,000, 32,000 तक जा सकता है। बट अगेन मैंने एक चीज़ और बोली थी कि अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है, 28-30,000 नहीं जाता है, तो अगर फ्यूचर में मार्केट गिरता है तो फिर मार्केट इस जोन में, मतलब ये जो जोन है, इस लेवल को फर्स्ट ट्राई करेगा, फिर जो सपोर्ट निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा, ठीक है। और मार्केट एक्चुअली इस लेवल पे था, तो मैंने बोला था कि मतलब अगर मार्केट में फर्दर फॉल होता है तो ये लेवल काफ़ी क्रूशल हो जाएगा, क्योंकि इसके आसपास कहीं पे भी कोई सपोर्ट नहीं है। सीधा जो सपोर्ट दिख रहा है वो इस लेवल पे दिख रहा है, 22,000 के आसपास, ठीक है। उसके बाद से मार्केट ने ऑल्दो रिटेस्ट किया 24,000 के आसपास, फिर वहाँ से एक फर्दर बाइंग आई, 26,300 तक गया। फिर वहाँ से जो फॉल हुआ है पिछले 4 महीने में वो बहुत ही क्रूशल है। और अगर हम स्पेशली मार्च की बात करें तो मार्च की वजह से 25,000 से सीधा 22,300 पे आ चुका है, ठीक है। और अभी अगर हम देखें तो अभी जो सिचुएशन है वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। अगर हम लेटेस्ट अपडेट की बात करें ईरान और इसराइल के बीच में, तो अभी जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये निकल के आ रही है कि अमेरिका अपने जो ट्रूप्स है वो ईरान में भेजने वाला है। उसका जो प्लान है वो खर्ग आइलैंड है, जो कि ईरान का जो ऑयल एक्सट्रैक्शन की जो जगह है वहाँ से ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो और बेसिकली 8 किलोमीटर 22 किलोमीटर दूर है, 8 किलोमीटर का पूरा आइलैंड है, आई गेस, आई एम नॉट रॉन्ग, खर्ग आइलैंड जो है, ठीक है। तो यही रीज़न है। दूसरी चीज़ अभी ये निकल के आ रही है कि अभी रिसेंटली अगर आप तो अभी सेकेंड चीज़ ये निकल के आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो जेल में मतलब बंद कैदी हैं, ठीक है, वो उनको छोड़ के जो बॉर्डर एरियाज़ हैं इंडिया पाकिस्तान की जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पे थोड़ी सी टेंशन को एक्सक्लेट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और ये अभी मैं रिसेंटली देख रहा था, इंडिया की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है। अगर आप चीज़ों को देखोगे तो ये कुछ वहाँ के जो रिपोर्टर्स हैं उनका ये स्टेटमेंट है कि इंडिया ऐसा कर रहा है जबकि पाकिस्तान कर रहा है, ठीक है। तो इसके पहले अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते हो, अभी जैसे धुरंधर आई थी तो स्पाई यूनिवर्स और बहुत सारी चीज़ें हुई, ठीक है। और उसके अलावा जो पाकिस्तान में डेली जो टेररिस्ट हैं या टेररिस्ट के कमांडर्स हैं, उनके रिलेटिव्स हैं, अभी जैसे हाफिज़ सईद का एक भाई था, उसको अननोन गनमैन ने शॉट कर दिया, आज या कल की न्यूज़ है। उसके पहले भी चल रहा था। अभी इंडिया में एक यूएस, मतलब जो सीआईए का बंदा है वो पाया गया है, ठीक है। और उसकी हिस्ट्री ये रही है कि वो बंदा जिस भी कंट्री में अवेलेबल रहता है वहाँ पे सिविल राइट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, मतलब उसका ट्रैक रिकॉर्ड है, ठीक है। सिविल राइट्स जहाँ पे होता है उसके पहले उसकी प्लानिंग प्लॉटिंग करने के लिए वो पहुँचा रहता है, वो पकड़ा गया है। उसके साथ मतलब यूक्रेन के बहुत सारे एजेंट्स पकड़े गए हैं, मतलब 6-7, बट वो एक यूक्रेन के नहीं है, यूएसए के हैं, मतलब ऐसे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये पाकिस्तान का चीज़ है। बेसिकली क्या है कि जो अभी देखिए तो इंडिया का हर किसी के साथ अलायंस है। अगर आप जियोग्राफी मतलब जियोपॉलिटिक्स की बात करते हो तो, बट इस चीज़ को थोड़ा सा डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। अभी अरुणाचल में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। उसके बाद से अभी आज या कल
एक आईएसआई का एजेंट पकड़ा गया है, वो तो आम बात है, ठीक है। तो ऐसे चल रहा है, तो चांसेस हैं कि मतलब एक बार फिर से बॉर्डर पे थोड़ी सी टेंशन बढ़े। अब कितनी बढ़ती है उसको रोका जाता है वो आने वाले टाइम में पता चलेगा। बट अभी अगर हम, हाँ, ये पाकिस्तान न्यूज़ के एंकर्स थे, उसके बाद से जो पाकिस्तान के ऑफिशियल हैं वो इस तरीके से स्टेटमेंट वगैरह दे रहे थे। उसके बाद से मैं मतलब ऐसे तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं जो मतलब प्रिडिक्शन सही करते हैं, ठीक है। तो एक एस्ट्रोलॉजर है, मैं नाम बोल रहा हूँ, तो उसने ईरान इराक का, मतलब सॉरी, ईरान और इसराइल का प्रेडिक्ट किया था। उसके पहले पैंडेमिक, उसके पहले बहुत सारी चीज़ें प्रेडिक्ट की थी उसने। तो उसका अभी प्रेडिक्शन था कि मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में थोड़ी सी टेंशन बढ़ सकती है, और जो ऑपरेशन सिंदूर जैसा काम हुआ था वैसा फिर से एक बार इंडिया कर सकता है। अब गॉड नोज़ की उसका मतलब था कि अगस्त सितंबर के आसपास चांसेस हैं, ठीक है। तो अगर ये जो अभी चल रहा है कि मतलब फ्लैग फ्लैश, फॉल्स फ्लैग के नाम से एक आ रहा है, तो अगर ये चीज़ होती है तब समझ लेना कि चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर जो मार्केट है वो एकदम से फिर 20,000 और 19,000 के लेवल पे आ जाएगा। क्योंकि अभी अगर हम ईरान और इज़राइल की बात करें तो इज़राइल रुकने वाला है नहीं, और ईरान भी रुकेगा नहीं, ठीक है। दोनों के पास अपने अपने रीज़न्स हैं, उस पे हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। बट अभी यूएसए देखें तो यूएसए उस चीज़ को और एस्केलेट कर रहा है। मतलब एक टाइम पे उसने बोला था कि सीज़ फायर हो चुका है, खुद से ही बोला था। उसमें ईरान का कोई रोल नहीं था, कोई मीडिएशन नहीं था, कुछ नहीं था। ट्रंप क्या है कि अभी ट्रंप के अगेंस्ट में अगर आपने देखी होगी तो 8 लाख या 8 लाख ही लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, जिसमें रॉबर्ट डी नीरो जो वहाँ का मोस्ट फेमस एक्टर है वो भी पार्टिसिपेट कर रहा था वहाँ पे। तो बेसिकली क्या है कि अभी कुछ भी चीज़ें रुकने वाली नहीं है। अभी जियो पॉलिटिक्स में ना वर्ल्ड वाइड बहुत एक क्योस चल रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें ना तो जितनी भी कंट्रीज़ हैं, चाहे जापान हो, जर्मनी, यूरोपियन कंट्री जितनी भी हैं, यूएसए एंड ऑल दैट, यूके, सारी चीज़ें, वहाँ पे इन्होंने अभी जो इमिग्रेशन लॉ है उसको और टाइट कर दिया है, ठीक है। ताकि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो आ रहे थे, रह रहे थे, क्राइम बढ़ा रहे थे, तो उस चीज़ को सेटल करने के लिए, क्योंकि पिछले 8-10 साल में ना, वैसे तो देखा जाए तो लॉन्गर टाइम फ्रेम में 20 साल से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, 20-25 साल से। बट अभी पिछले 8-10 साल में ये बहुत ज़्यादा बढ़ा है, जिसकी वजह से क्राइम रेट्स बढ़ गए हैं। चार्ली कर्क आपको याद हो, उसको मार दिया गया। बहुत सारे नाम हैं, ठीक है, फ्रांस में, जर्मनी में। तो अभी यूरोपियन यूनियन ने इस चीज़ को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए किया है। इवन जापान ने भी स्टार्ट कर दिया है। ये डिफरेंट है, बट जियो पॉलिटिक्स में सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो अभी देखें तो अभी जो मार्केट है वो अगर 21,800 का जो लेवल है, जो मतलब लो था 2025 के आसपास, ठीक है। तो अगर 2025 का जो लो है वो अगर ब्रेक होता है तब फिर हमें फर्दर फॉल 19,000 तक दिख सकता है, ठीक है। और इसके पहले भी मैंने बताया था कि मतलब चांसेस हैं कि एक बार ये नीचे आए। बट उस टाइम क्या था कि उस टाइम 21,800 के आसपास आके फिर वहाँ से एक रिवर्सल पैटर्न बना। अभी देखें तो अभी ईजिली दिख रहा है सबको कि मंथली टाइम फ्रेम पे डबल टॉप बना हुआ है। डबल टॉप की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो यहाँ से, इस रेंज से हुई थी, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपना ये लेवल रहेगा। ऑल्दो मैं मतलब ये सारी चीज़ें बहुत पहले डिस्कस कर चुका हूँ, बट फिर से एक बार करना सही लगा मुझे। तो 21,800 का जो लेवल है वो पहला सपोर्ट रहेगा लॉन्गर टाइम फ्रेम में, अप्रैल में और जून तक, ठीक है। मतलब अगर 3 महीने में कुछ भी होता है तो मैं 3 महीने तक थोड़ा सा देखूंगा, क्योंकि अगर 21,800 ब्रेक होता है ना किसी भी टाइम पे, अप्रैल में हो, मई में हो, जून में हो, फिर वहाँ से जो सेलिंग का प्रेशर है वो खतरनाक आएगा, ठीक है। उसके बाद से हमें 19,000 का लेवल दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहला टारगेट हमारा है 21,800 का। ऑल्दो कल के दिन, मतलब आज के दिन देखें तो आज इंडियन मार्केट क्लोज थी, बट यूएस मार्केट पॉजिटिव था। गिफ्ट निफ्टी जितनी गिरी थी उतना वो रिकवर कर चुकी है अभी तक, ठीक है। तो आने वाले टाइम में, मतलब अप्रैल मंथ काफ़ी क्रूशल होने वाला है, क्योंकि अगर वॉर थोड़ा भी एस्केलेट होता है, इवन 15 दिन 20 दिन भी, तो उसकी वजह से एनर्जी क्राइसिस होगा,
चाहे वो पेट्रोल का हो, डीजल का हो या फिर गैस का हो। इवन रसिया ने भी अनाउंस किया है कि वो जो अपना जो ऑयल है वो किसी अदर कंट्रीज़ को नहीं बेचेगा। अब ये इंडिया और रशिया का रिलेशन अच्छा है तो इस मतलब इंडिया के साथ चलता रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो काफ़ी ज़्यादा बिज़ी है यूक्रेन के साथ। अभी रिसेंटली यूक्रेन ने भी कुछ बमबारी वगैरह किया था, अटैक किया था, ठीक है। तो अगर हम सारी चीज़ें देखें ना तो ये चीज़ें काफ़ी ख़तरनाक है। और रिसेंटली अभी आज या कल की मैं न्यूज़ देख रहा था, तो उसमें निकल के आया कि ये जो उनका न्यूक्लियर था वहाँ पे उन्होंने एक B2 बॉम्बर से बॉम्बिंग की है। मैं बॉम्ब का नाम बोल रहा हूँ। बेसिकली क्या होता है कि जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, जहाँ पे रखा जाता है उनको, उन्हें ज़मीन के नीचे रखा जाता है, मतलब 80 फीट 100 फीट ऐसे करके। तो जो ये मतलब स्पेशल बॉम्बर होते हैं, बॉम्ब होते हैं, उनका काम क्या होता है कि ज़मीन के 30 फीट 40 फीट नीचे जाते हैं फिर फटते हैं। और जो नॉर्मल बॉम्ब होते हैं वो टारगेट पे जाने के बाद से मतलब टारगेट को जैसे हिट करते हैं वैसे ब्लास्ट करते हैं, बट इनका थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। उसके अलावा जो एक यूएन में बंदा था उसने ये स्टेटमेंट देते हुए रिज़ाइन कर दिया कि मतलब न्यूक्लियर अटैक्स हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं। अब पता नहीं रियलिटी क्या है, बट देखो मेन क्या होता है ना कि जो भी ट्विटर हैंडल्स हैं, चाहे वो इसराइल का हो, यूएस का हो या फिर इवन ईरान का हो, तो हर जगह हर मिनट पे एक एक चीज़ें आती हैं। उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें इंडियन न्यूज़ चैनल को तो फॉलो करना बंद कर दो अगर तुम्हें रियल और रॉ डाटा चाहिए तो, ठीक है। बहुत सारे जो अदर चैनल्स हैं जैसे फर्स्ट पोस्ट हो गया या फिर जो इंटरनेशनल हैं उन पे थोड़ा सा रिलाई कर सकते हैं, बट इंडियन पे तो इंडियन जो मीडिया है उस पे तो थोड़ा सा भी रिलाई नहीं करते हैं, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो ऐसे करके है। और बेसिकली क्या है कि अगर उनके न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक होता है, अगर न्यूक्लियर लीकेज होता है तब फिर बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगी और फिर मार्केट का तो बैंड बच जाएगा। फिर मार्केट कहो तो 8,000 पहुंच जाए, ठीक है, अगर वैसा होता है तो। बट अभी तक चांसेस कम हैं होने के। बाकी देखते हैं कि क्या हो सकता है। और निफ्टी मतलब आने वाले टाइम में मुझे अगर ये 21,800 का लेवल ब्रेक होता है फिर तो 19,000 मतलब है कि 19,000 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो 19 अगर 21,800 ब्रेक होता है फिर 19,000 के लिए प्रिपेयर हो जाओ। रिलायंस की बात करें तो रिलायंस भी ऑलमोस्ट डबल टॉप बना हुआ है 1600 के आसपास। और अभी रिसेंटली मैंने बोला था कि ये जो 1300 का लेवल है ये काफ़ी क्रूशल है। अगर 1300 का लेवल यहाँ पे ब्रेक होता है तो फिर हमें 1200 का लेवल देख सकता है। अगर 1200 का भी ब्रेक होता है तो हमें जो 800 900 का रेंज है, इस रेंज में रिलायंस हमें देखने को मिल सकती है। अगर देखो कि 1200 का लेवल जिस दिन भी ब्रेक होता है तो निफ्टी बैंक निफ्टी सारे धड़ाम से गिरने ही हैं, क्योंकि रिलायंस बहुत बड़ा प्लेयर है। जब भी मार्केट देखनी हो ना कि मार्केट किस तरफ मूव करने वाला है, उसके जितने बड़े प्लेयर हैं निफ्टी 50 में जितने स्टॉक्स हैं 50 स्टॉक को वॉच करो और देखो कि निफ्टी के जो 50 स्टॉक्स हैं वो किस साइड जा रहे हैं। अगर उनमें थोड़ी सी भी जो टॉप 10 कंपनीज हैं जो मार्केट मूवर्स हैं, अगर उनका थोड़ा सा भी पॉजिटिव एक व्यू रहा टेक्निकल पे, ठीक है, तो थोड़ा सा गेम चेंज हो सकता है। बट अभी देखें तो सारे नेगेटिव हैं। स्पेशली अगर जब से रिलायंस का जो जियो का आईपीओ था वो नेगेटिव हुआ, उसके बाद से मतलब जियो आई मीन रिलायंस गिरना स्टार्ट हो गया। फिर बीच में थोड़ी सी रिकवरी आई, फिर पिछले 3 महीने से गिर ही रहा है। HDFC बैंक की बात करें तो HDFC बैंक में हमने बात की थी कि 800 का लेवल दिख रहा है, बट 800 का लेवल भी ब्रेक हो चुका है। अभी देखें तो अभी 700 के आसपास इसका सेकेंड सपोर्ट है, उसके अलावा 650 का है। और मुझे लगता है कि 700 ईजिली आ जाएगा, क्योंकि देखो एक तो मार्केट गिर रहा है, ठीक है, मार्केट गिर रहा है जनरल, वो उसकी वजह से जो फॉल है। इसके अलावा इस HDFC के CEO ने रिज़ाइन किया, वो अलग कांड है। इसके अलावा 2-3 और कांड निकल के है, तो इस कांड की वजह से ये HDFC गिरना स्टार्ट किया, ठीक है। तो अभी मुझे लग रहा है कि 695 और फिर 650 का इसका टारगेट है। ऑल्दो अगर RSI देखें तो 35 के आसपास आ चुका है,
जो कि मतलब 2020 का जो कोविड वाला सिनेरियो था उस टाइम भी इसी के आसपास आरएसआई गया था। तो देखते हैं कि मतलब 650 तक जाता है या फिर यहाँ से एक रिवर्सल आता है। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर एक बार फिर से 73 के आसपास आ चुका है। इस मंथ की क्लोजिंग हो जाने दो, फिर देखते हैं कि नेक्स्ट मंथ क्या होता है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ अगर ये फिर से उसी लेवल पे आ जाता है सपोज 65-70 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये मतलब अगर हम वीकली कैंडल पे थोड़ा सा फोकस करें तो ये ठीक ठाक है, बट जब तक क्लोजिंग 80 के एबव नहीं आएगी और फिर उसके बाद 95 के एबव नहीं आएगी तब तक इसमें फ्रेश बाइंग नहीं आएगी, फ्रेश बायर्स नहीं आएंगे। अगर बायर्स आते भी हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए आएंगे, फिर प्रॉफिट बुकिंग इसमें चलता रहेगा। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट का पर्पज़ है तो थोड़ा सा वेट करो या फिर एवरेजिंग करते रहो, बाइंग करते रहो और उसको छोड़ दो। सेकेंड थिंग और कि अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो इस टाइम पे तो वो बेस्ट रहेगा 5 साल का 10 साल का सिनेरियो लो। जितनी अच्छी कंपनीज है उसमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते जाओ। अभी मैं ऑल्दो मैं CNBC जी न्यूज़ वगैरह को फॉलो नहीं करता हूँ, बट कभी कभी वो ट्विटर पे आ जाता है। तो एक बंदा है, पता नहीं कौन है, कह रहा था कि मतलब ये जो अभी मार्केट है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और 25% 30% यहाँ पे करो, फिर थोड़ा सा वेट करो, अगर नीचे जाता है वहाँ पर तो ये अच्छा मतलब है, कर सकते हो। बाकी जो भी करना अपने रिस्क को देखते हुए करना, क्योंकि ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए है और एक नॉलेज के लिए है, मतलब एक एजुकेशन पर्पज से है, ठीक है। बाकी अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड का जो अभी सपोर्ट दिख रहा है वो दिख रहा है 4000 के, मतलब 4400 के आसपास अगर शॉर्ट टर्म में बात करें तो। और अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो वही 4200 के आसपास एक ठीक ठाक सपोर्ट दिख रहा है। 4000 से 4200 का जो रेंज है। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो अभी जिस जगह पे है मतलब 4500, मतलब 4800 और फिर 5000 का एक ठीक ठाक रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी आने वाली है, ब्रेक होने वाला है रेजिस्टेंस। ऑल्दो अगर हम डाउ जोन्स की बात करें तो लास्ट टाइम मैंने बात की थी कि 46,000 का जो है लेवल काफ़ी क्रूशल है। तो अभी 45,800 के आस मतलब 45,400 पे है। और अभी वीकली कैंडल में अगर हम देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्सल देखने मतलब दिख रहा है, बट ये एक्चुअल रिवर्सल है या फिर थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद 46-47,000 जाने के बाद से एकदम फिर से वही धड़ाम से गिरने वाला है। तो अभी देखने वाली बात होगी, क्योंकि जब तक ये वॉर पे कोई मतलब सिचुएशन जो चल रही है वॉर की, उस पे अगर कुछ कॉन्क्रीट निकल के नहीं आता ना दोनों तरफ से, तब तक कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। अभी जो वहाँ का क्या नाम है उसका, पाकिस्तान का आसिम मुनीर करके है सारा, ठीक है। तो वो कुछ भी कर सकता है। अभी रिसेंटली कोई उनका मिनिस्टर था या फिर कुछ था, तो वो न्यूज़ चैनल पे आके कह रहा है कि अगर इज़राइल या US या फिर ईरान पाकिस्तान पे अटैक करता है तो हम न्यूक्लियर इंडिया पे छोड़ देंगे। मैंने कहा साला हलवा है क्या, कि मतलब वहाँ का जो मिनिस्टर है, मतलब एक तो पाकिस्तान पूरी चूतिया कंट्री है, वहाँ के लोग भी चूतिए हैं, वहाँ के मिनिस्टर तो और चूतिए हैं सारे। पता ही नहीं चलता कि मिनिस्टर बोल रहा है या फिर कोई मतलब टेररिस्ट बोल रहा है, ठीक है। टेररिस्ट में और वहाँ के पॉलिटिशियन में कोई डिफरेंस नहीं है। तो और ये देखो मेनली क्या है ना, एक तो साले साइको हैं, ठीक है। उसके बाद से देखो अगर कुछ भी होता है ना तो फिर यहाँ से भी रिटेलिएशन होगा। एक मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, तो डॉक्यूमेंट्री मतलब ईरान और सॉरी इसराइल पे बेस्ड थी। इसराइल की सबसे अच्छी बात पता ही क्या है कि 1948 में उसको मतलब एक देश घोषित कर दिया गया इसराइल में। इसराइल ने मैं एक बार मैप दिखाता हूँ तुम्हें। तो 1948 में मतलब 14 मई को आज़ादी मिली। आज़ादी क्या मतलब ऐसे ही दिया गया, ठीक है। 14 मई को, 15 मई को अटैक कर दिया। 15 मई 1948 में, 48 में, हाँ। तो ये इसके आसपास जितनी कंट्रीज़ हैं जैसे लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, फिर इधर से इजिप्ट, मतलब सब ने अटैक किया इस पर, ठीक है।
1 साल तक बंदे ने फाइट की, ठीक है। लेबनान में मतलब बहुत आगे निकल गया, और ऐसा नहीं हुआ कि फर्स्ट टाइम हुआ, मतलब एक ही बार हुआ। 63, 65, 73, मतलब ये लड़ रहे हैं। इसने क्या किया कि मतलब हर तरफ घुस गया। जॉर्डन, जो वेस्ट बैंक है, वो एक्चुअली जॉर्डन का था पहले, ठीक है। जॉर्डन मतलब वेस्ट बैंक को अपने कब्जे में लिया, फिर उसके आगे और निकल गया। इवन जो लेबनान साइड है, लेबनान में कहा जाता है कि बेरूत तक चला गया था, इजिप्ट में पूरा अंदर घुस गया था। तो इस अटैक के बाद से जॉर्डन ने, जो उसका वेस्ट बैंक है मतलब था, उस पर अपना क्लेम करना छोड़ दिया कि ये मेरा था। तो इस तरीके से इंडिया को भी करना चाहिए। ऑल्दो हमने मतलब इंडिया ने बहुत पहले एक बार किया हुआ था कि मतलब काफ़ी अंदर तक घुस गए थे, बट फिर वापस आ गए। मुझे मतलब ऐसा है कि अगर कोई एक बार अटैक करे ना, वो तो मतलब 10 बार करते हैं, बट अटैक ऐसा होना चाहिए कि मतलब आधी पाकिस्तान एक बार फिर से इंडिया के कब्ज़े में आ जाए, कुछ इस टाइप का। तो देखते हैं कि निफ्टी कहाँ पे तक जा सकती है, बाकी गॉड नोस। तो चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।